इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द फ्रेमवर्क और द स्ट्रक्चर विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि हमें जो भी काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस काम को कंप्लीट कराने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब वो डिवीजन जो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस बिहाफ पर किया जाता है, इस चीज को क्लियर कौन करता है? स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाना है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो किस बिहाफ पर किया जाना है। तो एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। Organization structure can be defined as a network of job positions, responsibilities, and authority at different levels. Organization structure को आप define कर सकते हैं network of job positions के बिहाफ पर, responsibilities या authorities के बिहाफ पर, at different levels. मीन्स आप जो ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन कर सकते हैं वो आप जॉब के बिहाफ पर भी कर सकते हैं। मीन्स जो भी काम आपको परफॉर्म करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस वर्क या टास्क के बिहाफ पर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर भी हम डिवीजन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर रहते हुए हमें सभी तरह की एक्टिविटीज या टास्क परफॉर्म करनी होती हैं। चाहे वो मैनेजरियल टास्क है, मैनेजरियल टास्क मीन्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम करता है, जो पॉलिसी फ्रेम करता है, और ऑपरेशनल टास्क मीन्स जो रियल प्लेटफॉर्म पर जो काम होता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, तो ऑपरेशनल टास्क भी हमें परफॉर्म करनी होती है स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए। अब इसके टाइप्स की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फंक्शंस, ऑन बिहाफ ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि फंक्शंस या एक्टिविटीज के बिहाफ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब मैं फंक्शंस या एक्टिविटी के बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन करूंगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसका मीनिंग हमें क्या लिखना है? व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नेचर ऑफ जॉब के बिहाफ पर हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे कि एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करना। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम प्रोडक्शन करना है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है। एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जिसका काम प्रोडक्ट को सेल करना है। इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना टास्क है। उस टास्क के बिहाफ पर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जिसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या क्या बेनिफिट होंगे हमें? फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जैसा कि हमने इसके मीनिंग में पढ़ा कि फंक्शंस के बिहाफ पर डिवीजन होता है और हर डिपार्टमेंट को सेम टास्क परफॉर्म करनी है तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम सिर्फ प्रोडक्शन ही करना है, इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं करना है, तो वो उस काम को अच्छे से करेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। कि एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और उस डिपार्टमेंट पर जो डिपार्टमेंटल हेड है उसका कंट्रोल भी रहेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंटल हेड भी होता है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट पे परचेज मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट पे हेड कौन है? सेल्स मैनेजर है। तो उनका कंट्रोल बना रहता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, जबकि होल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना एक सिंगल पर्सन के लिए डिफिकल्ट होता है। थर्ड बेनिफिट, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मीन्स हम काम को मिनिमम कॉस्ट पर और विद फुल एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स।
कि काम के रिपीट होने के या डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब एक पर्टिकुलर टास्क एक डिपार्टमेंट को ही परफॉर्म करनी है तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि वो काम किसी दूसरे को करना है। अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा तो कई बार कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो जाती है कि वो काम करना किसको है, और कई बार काम के रिपीट होने के या 2 टाइम्स हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ईजिली हम हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर हमें होल ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइम में ट्रेनिंग देनी हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट वाइज अगर ट्रेनिंग देनी हो तो वो ईजिली पॉसिबल हो पाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो काम है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। परचेज डिपार्टमेंट अगर परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट गुड सेल नहीं कर पाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं इसलिए सभी के काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, सभी का काम इंपॉर्टेंट होता है जो दूसरे के काम को इफेक्ट करता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकती हैं। फर्स्ट, प्लेसेज लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में कई बार क्या सिचुएशन हम फेस करते हैं कि कई बार एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे और वही अच्छा शो हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वही अच्छा काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ये मेंटेलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस पहुंचा सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की कई बार प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए 2 डिपार्टमेंटल हेड हैं, उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके कारण एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता कई बार, तो ये भी एक कमी है इस स्ट्रक्चर की। इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये स्ट्रक्चर जो है इनफ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि जो वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं उन्हें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग टास्क है और जो एम्प्लॉई हैं या वर्कर जो है उस डिपार्टमेंट में वो उसी काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप चाहते हुए भी उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं होता, इनफ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कई बार डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, वो अपने ही डिपार्टमेंट पर फोकस करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को कई बार वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ सकती है। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। मान लीजिए कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो कई बार डिपार्टमेंटल हेड जो है दूसरे डिपार्टमेंटल हेड पर या डिपार्टमेंट पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाते हैं कि उन्होंने तो काम किया लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर पाए। तो जब ये ब्लेमिंग की सिचुएशन आ जाती है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है कि गलती किसकी थी या किसकी वजह से वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। तो ये भी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है।